विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 कहाँ शुरू हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 2024 लंदन में शुरू हुई है। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता 1 जुलाई 2024 से लंदन में शुरू होगी। पहले दिन मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज का मुकाबला एस्टोनिया के मार्क लाजेल से होगा। वहीं भारत के सुमित नागल इस वर्ष अपने विंबलडन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 125 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। हाल ही में भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया है, वे कौन थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फुटबॉल खिलाड़ी। हाल ही में भूपिंदर सिंह रावत का निधन हो गया है, वे फुटबॉल खिलाड़ी थे। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी भूपिंदर सिंह रावत का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अपनी तेज रफ्तार के लिए स्कूटर के नाम से मशहूर थे। वन ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ढाका। वन ट्री फॉर मदर वृक्षारोपण अभियान ढाका में शुरू किया गया है। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश के ढाका में वृक्षारोपण अभियान वन ट्री फॉर मदर शुरू किया है। किस राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाए जाएंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा राज्य में कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाए जाएंगे। हरियाणा में जल्द ही कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत के किस मंत्रालय ने ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा तक आसान पहुंच के लिए ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में टाटा सन्स कहाँ 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अयोध्या। हाल ही में टाटा सन्स अयोध्या में 650 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाएगा। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत प्रणाली शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत प्रणाली शुरू की है। हाल ही में ब्लिंक ने कहा जेन एआई लैब लॉन्च की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मुंबई। हाल ही में ब्लिंक ने मुंबई में जेन एआई लैब लॉन्च की है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आपका सही जवाब है ए उपेंद्र द्विवेदी। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला। जनरल द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे का स्थान लिया, जो 4 दशक के शानदार करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पास 40 वर्षों का अनुभव है। 19 फरवरी को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सुजाता सोनिक। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में सुजाता सोनिक ने पदभार ग्रहण किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक ने 30 जून को महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1987 बैच की आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का स्थान लिया है। सोनिक का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। उनके पति मनोज सोनिक भी राज्य के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्यकुमार यादव। टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड सूर्यकुमार यादव ने जीता। भारत ने इतिहास रचते हुए टी20 विश्व कप 2024 का किताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया। भारत ने $2.45 मिलियन की भारी भरकम इनाम राशि प्राप्त की है। फाइनल मैच में सूर्यकुमार यादव ने डेविड मिलर का एक शानदार कैच पकड़ा, जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच के अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में कब्रों में रहा मिनामिटोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जापान। हाल ही में कब्रों में रहा मिनामिटोरिशिमा द्वीप जापान देश से संबंधित है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामिटोरिशिमा द्वीप के समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। मिनामिटोरिशिमा द्वीप, जिसे मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक जापानी द्वीप है। ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजना कहाँ किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजना नई दिल्ली में किया जाएगा। ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रमुख एआई विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शामिल होने की संभावना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत जीपीएआई के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने टी20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के स्टार स्पिनर रविंद्र जडेजा ने भी टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 विश्व कप जीतने के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। जडेजा ने अपने टी20 करियर में 74 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 54 विकेट और 515 रन बनाए। पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू। पीएम मोदी ने हाल ही में एम वेंकैया नायडू जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर उनके जीवन और यात्रा पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नायडू के ये 75 साल असाधारण रहे हैं और इनमें शानदार पड़ाव शामिल हैं। एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। भारत में 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं।
महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में 1987 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता सोनिक को नियुक्त किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के अगले चेयरमैन के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की नियुक्ति की जाएगी। भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी जिले में 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क यूपी बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की जाएगी। ओडिशा सरकार ने 1990 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज आहूजा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। झारखंड में 30 जून 2024 को आदिवासी नेताओं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलोझानो के बलिदान की स्मृति में हूल दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति हो गई है। आईएएस मनोज कुमार सिंह को रविवार 30 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का प्रभार दिया गया है। उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आईआईडीसी व सीईओ यूपीडा के भी पद में रहेंगे। मनोज कुमार 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनसे पहले मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र सेवाएं दे रहे थे। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1965 को हुआ है। वे जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। अभी तक उनके पास आईआईडीसी, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, सीईओ यूपीडा जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी। वे 1990 में सबसे पहले मैनपुरी के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बने थे। इसके बाद उनको अहम जिम्मेदारियां मिलती रहीं। ललितपुर, गौतम बुद्धनगर, पीलीभीत, मुरादाबाद व अलीगढ़ में डीएम भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का एक प्रांत है जो उत्तरी भारत नॉर्दर्न इंडिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश को ब्रिटिश शासन के दौरान विशेष पहचान मिली और ये 1 अप्रैल 1937 को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में सामने आया। साल 1950 में इसे इसका नया नाम उत्तर प्रदेश मिला। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं और यहाँ भारत में सर्वाधिक 80 लोकसभा चुनाव क्षेत्र हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 20 करोड़ जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 829 और लिंग अनुपात 912 है। 30 जून को केंद्र सरकार ने 1988 बैच के आईआरएस ऑफिसर रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया। वे नितिन गुप्ता की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म हो गया। रवि को इसी वर्ष सितंबर में रिटायर होना था, लेकिन अब वे अगले वर्ष 30 जून तक अपने पद पर बने रहेंगे। सीबीडी की आयकर विभाग की सर्वोच्च नीति निर्माता है। इसमें एक चेयरमैन के अलावा 6 सदस्य हो सकते हैं। बोर्ड में अन्य सेवारत सदस्य प्रज्ञा सहाय सक्सेना, HBS गिल, प्रवीण कुमार, संजय कुमार और संजय कुमार वर्मा हैं। नितिन गुप्ता को जून 2022 में CBDT के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया था। नितिन को पिछले साल सितंबर में रिटायर्ड होना था, लेकिन उन्हें जून तक 9 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि रवि अग्रवाल जून 2025 तक CBDT के प्रमुख होंगे। इसका पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है। यह एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी।
यह भारतीय कराधान प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जिम्मेदार रहा है। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत। कतर की राजधानी दोहा में रविवार 30 जून को अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की एक बैठक हुई। इसमें भारत समेत 25 देश शामिल हुए। ऐसा पहली बार हुआ जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे हों। इससे पहले वे यूएन की हर उस बैठक का बहिष्कार करते रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई हो। हालांकि यूएन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बैठक का मकसद तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इसके बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों ने मीटिंग की आलोचना की और सवाल उठाए। इन संगठनों की मांग है कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा तब तक न तो उससे बात की जाए और न उन्हें मान्यता मिले। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की मीटिंग में भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के अधिकारी जेपी सिंह शामिल हुए। हालांकि इस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर भी दोहा में थे पर वे बैठक में नहीं गए। जेपी सिंह ने यूएन की मीटिंग से पहले मार्च में काबुल गए थे और वहां उन्होंने तालिबान के अधिकारियों से मुलाकात की थी। अफगानिस्तान को मान्यता देने के लिए भारत अभी तैयार नहीं है, हालांकि वहां मानवीय मदद पहुंचाकर अपना असर बनाए रख रहा है। तालिबान अफगानिस्तान में एक देवबंदी इस्लामी कट्टरपंथी जिहादी राजनीतिक आंदोलन है। ये खुद को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के नाम से भी संदर्भित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के आक्रमण के बाद इसने 1996-2001 तक देश के लगभग 3/4 हिस्से पर शासन किया। तालिबान वर्षों के विद्रोह के बाद 15 अगस्त 2021 को काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया और वर्तमान में पूरे देश पर नियंत्रण रखता है। हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।